मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, कल की क्लास में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में बात कर ली थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती व्यापार करने के लिए, लेकिन उसका मकसद बदल जाता है, वो विस्तार करने लगती है भारत में। राजाओं की आपसी फूट का वो फ़ायदा उठाते हुए भारत में विस्तार की नीति को अप्लाई कर लेती है। फिर जो कंपनी महारानी के घोषणा पत्र के अनुसार भारत में कदम रखती है, बाद में जब महारानी को ये पता चलता है कि वो कंपनी व्यापार के द्वारा विस्तार की नीति को अपना ढेर सारा लाभ कमा रही है, तो महारानी उस कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए ब्रिटेन से रेगुलेटिंग एक्ट भेजती हैं, जिस पर कल चर्चा हो चुकी है। अब जितने भी एक्ट आएंगे, क्योंकि मित्रों ब्रिटेन में राजतंत्र है, तो वहाँ से जो भी एक्ट आएगा वो कंपनी के कर्मचारियों को अपने लगाम में रखने के लिए आएगा, ये बताने के लिए आएगा कि आप भारत गए हैं व्यापार करने, आप जो भी कर रहे हैं आप कहीं स्वतंत्र नहीं हैं, आप महारानी के अंडर में ही काम करेंगे। कुल मिला के सीधी सी बात इतनी है। सरल शब्दों में जानने का प्रयास करें। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर टॉपिक को सरल शब्दों में कहानी के अनुसार मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि वो टॉपिक आप लोगों को वहीं रट जाए। कठिन शब्दों का प्रयोग मैं कभी नहीं करता हूँ। तो मित्रों, 1773 में कल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में पहली बार। लॉर्ड एलिजाम पे मुख्य न्यायाधीश। सीओडी का मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ, बीओसी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट कल हम लोग पढ़ चुके हैं। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज मित्रों हम बात करेंगे 1793 की चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट का मतलब होता है राजाज्ञा पत्र। क्यों? क्योंकि ये राजाज्ञा पत्र कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था। ब्रिटेन में कैसा तंत्र है? राजतंत्र है। और ये राजाज्ञा पत्र किसके लिए आता था मित्रों? तो ये कंपनी के कर्मचारियों पर एक लगाम लगाने के लिए राजाज्ञा पत्र समय समय पर महारानी के द्वारा प्रेषित होता था। तो मित्रों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए चलते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करें। 1793 के चार्टर एक्ट में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कृपया आप लोग उसको लिखते चले मेरे साथ साथ। सबसे पहली बार, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाकर 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 1793 के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। लाइसेंसिंग प्रणाली, उनको 20 साल के लिए भारत में व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया। अगर 1793 में 20 साल के लिए मिल गया तो मतलब 20 साल तक अब कोई चार्टर एक्ट ब्रिटेन से भारत नहीं आने वाला है, क्योंकि इस चार्टर एक्ट में 20 साल तक क्या क्या कंपनी को करना है, कैसे कैसे करना है, उसका एक पूरा संग्रह था। लेकिन हम बात सिर्फ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि कंपनी को लाइसेंसिंग प्रणाली सबसे पहली बार किस एक्ट के अंतर्गत मिली? तो 1793 के अंतर्गत मिली। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि किस चार्टर एक्ट के दौरान कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए? तो वो 1793 ही होगा। अगला प्रश्न, अभी तक ये था कि कंपनी ही ब्रिटेन से भारत व्यापार करने आई, अब कोई भी अंग्रेज ब्रिटेन का रहने वाला वो भारत से व्यापार कर सकता था। महारानी ने इसकी छूट दे दी। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्रिटेन से लोग आने लगे भारत क्या करने आने लगे? व्यापार करने लगे। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब ज़्यादा माने में अंग्रेज भारत आएंगे व्यापार करने, जिसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से किसको होगा? महारानी को होगा। और महारानी को इसका लाभ होगा तो कौन सा देश मजबूत होगा? ब्रिटेन मजबूत होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट ये है मित्रों कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के जो निर्णय है उसको बदलने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद को बदलने का अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि गवर्नर जनरल भारत में काफ़ी समय से रह चुका होता है और भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के लोगों से अच्छे से परिचित होता है। इसीलिए गवर्नर जनरल अपने परिषद, अपने काउंसिल के निर्णय को बदल सकता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल में सदस्य होते थे, ऑब्वियस सी बात है वो बाहर से आते थे, तो उन सदस्यों को अब ये उनकी पात्रता की जो नियुक्ति की पात्रता कर दी गई वो ये कर दी गई कि उनमें से कोई भी सदस्य जो होगा वो कम से कम भारत में 12 वर्ष रहा हो, तभी वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य बन सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसा क्यों किया गया। तो मित्रों, आज के इस चार्टर एक्ट में 1793 में इतना ही काफ़ी है। अगला चार्टर एक्ट 20 साल बाद आने वाला है, मतलब अगला चार्टर एक्ट 1813 में आएगा। तो अब हम बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट की।
तो मित्रों 1793 के इस एक्ट के बाद अब हम बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट की। मित्रों 1793 के एक्ट में अंग्रेजों को भारत आगमन की छूट दे दी गई, लेकिन 1813 में बहुत बड़ी संख्या में भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। 1813 में ही सबसे पहली बार, मित्रों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते चलें। यूपीएससी स्टेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की बात करिए आप, उसमें इसके बाहर से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और आप इस वीडियो को देखते रहें और एकदम इससे आप देखते देखते अपने मन मस्तिष्क में आंख बंद कर चिंतन के द्वारा इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो 1813 में सबसे पहला प्रश्न निकल के आता है, अंग्रेजों को भारत में आगमन की पूरी छूट दी गई। अंग्रेज भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचने लगे। इसी एक्ट के अंतर्गत कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया भारत में, और अन्य अंग्रेजों को इसका अधिकार प्रदान कर दिया। क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि तब तक कंपनी पूरी तरीके से प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था के रूप में बदल चुकी थी। इसीलिए कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं भारत से समाप्त कर दिए गए, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार चलता रहा। अब अगला पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको नोट करें। अगला पॉइंट ये है कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था पहली बार की गई। देखिए मित्रों, भारतीयों की शिक्षा पर आज तक अंग्रेजों ने कभी कोई व्यय नहीं किया, लेकिन यहाँ भी अंग्रेजों का स्वार्थ था कि भारत के पीछे 1 लाख रुपए व्यय करने की। इसका रीज़न मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताता हूँ। वो इसलिए उन्होंने 1 लाख रुपए खर्च किया भारतीयों की शिक्षा पर कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच एक ऐसा वर्ग उभर के सामने आए जो भारतीयों की बात को अंग्रेजों तक और अंग्रेजों की बात को भारतीयों तक एक मीडिएटर बनकर, एक भारत में एक मीडिएटर वर्ग उभर के आए जो सपोर्ट किसका करे? अंग्रेजों का, लेकिन बात किसकी पहुंचाए? जैसे मान लीजिए उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मैं गवर्नर जनरल हूँ, मैं यहाँ पे आया, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती है। 50 किसान आए मेरे पास और उन्होंने मुझे हिंदी में बोलना शुरू कर दिए। मित्रों उग्रता में बोलना शुरू कर दिया, अपनी बात ही कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो मुझसे बात कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। मैंने कह दिया कि भाई इनको गोली से उड़ा दो। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे कम्युनिकेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने उन 50 को मरवा दिया या पिटवा दिया। तो ऐसा अंग्रेज बहुत बार करते आए जिसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे वर्ग को उभार के सामने लाने की कोशिश की जो भारतीयों की बात को इंग्लिश में अंग्रेजों को और अंग्रेजों की बात को हिंदी में भारतीयों को बता सके। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मीडिएटर बने मित्रों, वो जमींदार वर्ग, देसी राजा वर्ग, इनके जो बच्चे थे वो राजा चाहते थे, जमींदार चाहते थे कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही कपड़े पहने, ऐसे ऐसे अंग्रेज रहते हैं वैसे हमारे भी बच्चे भी रहें, जैसे अंग्रेज जिस तरह बोलते हैं वो भी चाहते थे कि हमारे बच्चे इस तरह बोले। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका उठाया है जमींदार वर्गों ने, जो आखिरी में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो काफ़ी सहयोग भी किया है इन जमींदारों ने अंग्रेजों का, वो आगे के टॉपिक में आप लोग पढ़िएगा। तो आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले लिख लीजिए आप लोग कि 1813 में ही भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई मित्रों। और इसी चार्टर एक्ट में सबसे पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को भेजा गया धर्म प्रचार के लिए। यहाँ पर भी अंग्रेजों ने बहुत अच्छा पासा फेंका कि जो भारतीय ईसाई धर्म को मान लेंगे उनको अंग्रेजों के बराबर छूट दी जाएगी, क्योंकि धर्म भारत का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वर्तमान में भी आप लोग के सामने जो परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ, आप वर्तमान में भी देखिए कि भारत में धर्म को लेकर क्या क्या चल रहा है। तो उस समय धर्म परिवर्तन के आधार पर अंग्रेज भारत को ब्रिटेन बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म का प्रचार करिए, जितना ज़्यादा हो सके ईसाई धर्म का प्रचार करिए, और वह लोग जो ईसाई धर्म को मान रहे हैं, उसको वरीयता दे रहे हैं, उन लोगों को छूट मिलेगी। तो इसी लालच में बहुत बड़ा वर्ग ईसाई धर्म में तब्दील हुआ, लेकिन तब भी भारतीयों ने अपनी भारतीयता नहीं खोई। कुछ थोड़ा मोड़ा वर्ग जो था उसने ईसाई धर्म माना, और आगे चल के आज हमारे सामने वो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के रूप में जाने जाते हैं। तो वो ईसाई वो लोग थे जिन्होंने उस समय ईसाई धर्म ग्रहण किया, और आज ईसाई वर्ग के रूप में बहुत कम मात्रा में भारत में है, लेकिन है। तो मित्रों पहली बार भारत में ईसाई मिशनरी कब भेजे गए? 1813 में। अब मित्रों आप ये बताइए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूरी तरीके से व्यापारिक कंपनी थी, अब प्रशासनिक कंपनी बन गई, राजनीतिक कंपनी बन गई, तो एक प्रश्न आपके सामने निकल के जरूर आ रहा होगा कि इतनी बड़ी सत्ता बन के आ रही, तो क्या इतनी बड़ी सत्ता के लिए कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था थी? सिक्योरिटी कौन देगा? सिपाही लोग देंगे।
तो अब क्या किया गया, 20,000 अंग्रेज सैनिक रखने की व्यवस्था की गई 1813 के चार्टर एक्ट में। 20,000 अंग्रेज सैनिक रखने की व्यवस्था की गई चार्टर एक्ट में। और ये चार्टर, जितने भी सैनिक थे इनको भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो मित्रों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक 1793 और 1813 था, जिस पर जितने प्रश्न महत्वपूर्ण थे वो जो बनने वाले थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। और चलते चलते आज कुछ बातें आपसे और मैं करना चाहता हूँ। मित्रों, कमेंट सेक्शन में जब मेरे कोई भी बच्चा रिप्लाई करता है मुझे अच्छा लगता है। मेरे व्हाट्सएप पे जब कोई भी बच्चा मेरे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखता है मुझे अच्छा लगता है। और यदि आप मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो आप ये मान के चलें कि आपसे कोई भी एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं हैं। जिस तरह मैंने भारतीय इतिहास में प्रॉमिस किया था कि भारतीय इतिहास में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर से प्रश्न नहीं आने वाला है, तो ये भी आप लोग मान के चलें कि जो मैं आज जितना पॉलिटी मैंने पढ़ा है इससे ज़्यादा आप लोग के जानने योग्य कुछ है नहीं। मैं चाहता तो यही वीडियो को आधे घंटे आप लोगों को कहानी सुनाता रहता, लेकिन कहानी सुनने से कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट स्टडी के द्वारा आप अपने करियर को पा जाएं, अपने टारगेट को अचीव कर लें। कम समय में ज़्यादा पढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका होता है सिलेक्शन लेने का। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए एक बार फ्यूचर IAS एकेडमी और उसकी टीम से की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया उन लोगों की मेरे तरफ से बहुत बड़ा आभार। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 8299033374 पर शेयर करें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आगे भी आपकी सफलता में पूरी एकेडमी, पूरा टीम आपके साथ रहेगा।